ओके, सो रीड लेस एंड थिंक मोर कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे तो कम पढ़ेंगे, ज्यादा सोचेंगे। आइंस्टाइन हैज गिवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन हमेशा ये बोलते थे कि अगर आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ पढ़ोगे, तो आपकी क्रिएटिविटी चली जाएगी और ऑथर जो आपको ड्राइव कर रहे हैं ना, वो डायरेक्शन से आप सोचना चालू करोगे। तो ये दो रेफरेंस पॉइंट को हम यूज करते हैं। वन इज ऑलवेज आइंस्टाइन वाज एडवोकेटिंग रीड लेस एंड थिंक मोर टू बिकम मोर क्रिएटिव एंड फाइंड आउट द फंडामेंटल्स। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी कैन अडॉप्ट फ्रॉम द इंडियन कल्चर में से, या तो हमारे जो जितने भी वेदास लिखे गए हैं वो सारे श्लोक्स में लिखे गए। दैट मीन्स that's the concentrated information has been given and the readers have a freedom to think in all the directions and they can intellect that concepts into the different situations. एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल का यूज करके हम आज का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। चलो, अगर मैं आपको पूछूं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, पहले हम आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि यू जस्ट हैव टू स्पेंड 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स ओनली। अगर आप 20 मिनट अच्छे से पढ़ोगे और ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको आपने कभी भी सुना नहीं है, आपने कभी भी पढ़ा नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और फर्स्ट टाइम लर्न करने वाले कॉन्सेप्ट्स को आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम देके अगर आप उसको इस तरह से पढ़ोगे तो विद इन 20 मिनट्स यू विल बी एबल टू आंसर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस दैट इज मोर रिलेवेंट टू योर लाइसेंसिंग एग्जाम्स। चलो, पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हम डेक्सामेटामिन के बारे में आपको मैं पूछूं कि वाई स्टिमुलेंट्स आर यूजिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ADHD, what is the recommended time for taking dexamphetamine, what are the physicochemical property of the dexamphetamine, what are the primary route of elimination of the dexamphetamine, does the dexamphetamine interact with the other medications, एंजाइम इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स का रिएक्शन क्या होगा उसके ऊपर, उससे कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है, व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी वेट एंड एपेटाइट के ऊपर इसकी इफेक्ट क्या है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर इससे हो सकता है क्या, डज डेक्सामेटामिन पोटेंशियल ड्रग अब्यूज कर सकते हैं क्या लोग, Can dexamphetamine cause a central nervous system reactions like serotonin syndromes? तो देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं है। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस, अब यही 10 क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो इसमें से और 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी PBC, KPS, FPG, नेप्लेक्स एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको चेंज करके पूछे जाएंगे, तो वी शुड नॉट हैव टू रन बिहाइंड द क्वेश्चंस, वी शुड हैव टू रन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस को तो हम कैसे भी करके हैंडल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप सिर्फ 15 मिनट की लर्निंग के बाद कम से कम पढ़ के, एक स्लाइड्स को ही पढ़ के आप ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दोगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीड लेस थिंक मोर प्रिंसिपल। चलो ठीक है, कितने भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जिसने ADHD का नाम भी नहीं सुना है। तो पहले तो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पे जो बच्चों में ये डिजीज होता है उसमें अटेंशन स्पेन कम रहता है, मतलब वो एक समय तक अटेंड नहीं कर पाते हैं, उसका फोकस बहुत ही कम रहता है। साथ साथ में उसकी ओवर एक्टिविटी, मतलब उसके हाथ पैरों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोला जाता है। दिस इज द वेरी लेमन सिचुएशन समझने के लिए। अब उसकी पैथोजेनेसिस क्या है? दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होंगे जिसको अराउंड 7, 8, 10 साल का गैप होगा,
तो आप इस तरह के जो नाउन्स है, जो नेम्स है, उसके पीछे नहीं जाना है. यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. उसकी जो फंडामेंटल कोर है उसको पकड़ो, ताकि आप ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब कर पाओगे. सेकंड थिंग्स, अगर मैं उसकी पैथोजेनेसिस समझाऊं कि ये डिजीज होता क्यों है, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, खास करके डोपामिन, नोरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, इसमें से सेरोटोनिन कम है, नोरएड्रेनालिन एंड डोपामिन का लेवल ब्रेन में कम होता है. इसकी वजह से अटेंशन स्पेन कम हो जाता है और हाइपर मोबिलिटी रहती है. तो ये एक लाइन में आपको पैथोजेनेसिस समझ में आ गई. पहले तो ये डिजीज क्या है वो समझ में आ गया कि अटेंशन कम रहता है, हाइपर एक्टिव, हाथ पैर बहुत चलते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं क्लास में, लेकिन पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स कॉल्ड द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. अब ये क्यों होता है? तो 3 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, डोपामिन, नोरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, इसका लेवल डिक्लाइन होता है, इसकी फंक्शनैलिटी कम होती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है. ओके, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें उसकी फिजियोलॉजी समझ में आ गई, पैथोलॉजी समझ में आ गई. अब उसकी, अगर हम उसकी फार्माकोलॉजी की बात करें तो ऐसी मेडिकेशंस देंगे जो मेडिकेशंस आपके ब्रेन में ये न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ाएंगे. ओके, दैट मीन्स द मेडिकेशन दैट इंक्रीज द नोरएड्रेनालिन लेवल and increase the dopamine level, those kind of medications can be used, this kind of medications can be used for the management of ADHD. बहुत ही सिंपल फिलोसॉफी हो गई, बहुत ही सिंपल फिजियोलॉजी हो गई. ओके, तो अब इसको यूज करते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता हूँ. कुछ क्वेश्चंस. सबसे पहले मान लीजिए कि इसके लिए जो भी मेडिकेशंस देनी है वो मेडिकेशंस का नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब कि दैट मेडिकेशन शुड हैव ए व्हाट काइंड ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी. अगर आप ये ह्यूमन को अंडरस्टैंड कीजिए, ये आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी प्लाज्मा है. अगर मान लीजिए कि मैंने एक मेडिकेशन दी, दिस मेडिकेशन इज कंसिडर एज ए स्टिम्युलेंट मेडिकेशन. स्टिम्युलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेक्सएम्फेटामिन एंड मिथाइलफेनिडेट, डेक्सएम्फेटामिन एंड मिथाइलफेनिडेट medications are given to the ADHD patients. ओके, अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स ने ये नाम नहीं सुना है या तो पहली बार सुनते हो, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि नाम तो नाम है, 4 बार देखोगे तो याद रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर नाम के पीछे जो है उसको समझना बहुत जरूरी है. अंदर का मटेरियल समझो, नाम तो याद ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है. तो डेक्सएम्फेटामिन एंड मिथाइलफेनिडेट ये ड्रग्स के नाम है. ओके, अब आपने ये ड्रग्स दी, ये आपकी प्लाज्मा में पहुंची. अब उसको पहुंचना कहाँ है? क्योंकि ये ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की अबनॉर्मलिटी है, तो उसको ब्रेन तक पहुंचना है. ब्रेन तक पहुंचने के लिए उसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा. ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको कौन सी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए? दैट इज द वन क्वेश्चन. पूछिए, पढ़ नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है कि उसको लिपिड सॉल्यूबल होना पड़ेगा. अगर लिपिड सॉल्यूबल नहीं है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा ही नहीं सकता, उसकी साइट ऑफ एक्शन यहाँ पे है. तो ये मेडिकेशन लिपिड सॉल्यूबल होगी. दैट इज द वन पॉइंट. सेकेंड, अगर कोई भी मेडिकेशन लिपिड सॉल्यूबल है तो वो बॉडी में से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि उसको ज़्यादा पोलराइज्ड होना पड़ेगा. दैट मीन्स जैसे ही डेक्सएम्फेटामिन ने अपना काम ब्रेन में कर दिया, वो वापस आई, उसके बाद उसको लीवर में जाना पड़ेगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. लीवर में ये मेटाबोलाइज्ड होगी, बायो ट्रांसफॉर्म होगी और इसके बाद ये पोलराइज्ड होके फिर शरीर में से बाहर निकलेगी. उसका मतलब दिस मेडिकेशन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है. अब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं. अब एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं तो मान लीजिए कि कोई दूसरी एबीसी मेडिकेशंस है. दिस एबीसी मेडिकेशन इज
चेंजिंग द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, अगर वो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है या तो कम कर रहा है तो आपकी डेक्सामेथामिन या तो मिथाइल फेनिडेट की मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स दिस द ड्रग इंटरेक्शन का पोटेंशियल हो सकता है। ओके मैं आपको कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछने की स्किल सिखा रहा हूं। अब देखिए, अब ये मेडिकेशन ब्रेन में चली गई, ब्रेन में गई तो वहां पे उसने न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज बढ़ा दी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, तो आपको पता है कि नोरेड्रेनालिन इज ए सिम्फेथोमाइमेटिक सब्सटेंस। अब सिम्फेथोमाइमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि ये मेडिकेशन स्टिमुलेशन करवाएगी। अब स्टिमुलेशन करेगी तो ब्रेन आपका एक्टिव होगा और ज़्यादा एक्टिव भी हो सकता है। दैट मीन्स इससे आपको सीजर हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो इपिलेप्सी या तो सीजर का रिस्क बढ़ सकता है। दैट इज़ द वन पॉसिबिलिटीज। दूसरी चीज़, ये स्टिमुलेंट है तो आप जाग जाओगे, खुल जाएगी आपकी आँख, उसका मतलब नींद नहीं आएगी। दैट मीन्स इंसोम्निया कुड बी द प्रॉब्लम। अब भाई इंसोम्निया या तो ये जगाने वाली दवाई है तो रात को तो नहीं ले सकते, आफ्टरनून में भी नहीं ले सकते, इसीलिए इसको लेने का आइडियल टाइम है मॉर्निंग। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में लेंगे तो आप पूरा दिन जागते रहेंगे, फोकस रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। लेट आफ्टरनून में लेंगे तो आपको इंसोम्निया होगा, मतलब आप सो नहीं पाएंगे। दैट कुड बी द पोटेंशियल प्रॉब्लम है इसके साथ में, इसीलिए आइडियल टाइम टू टेक मेडिकेशन वुड बी मॉर्निंग। ओके अगर 2 टाइम लेनी है बीडी मतलब ट्वाइस डेली लेनी है तो पहली सुबह को लेनी है, दूसरी मेडिकेशन 3 बजे से पहले ले लेनी है, क्योंकि 3 बजे से पहले ले लेंगे तो उसका वॉश आउट हो जाएगा तो आपको रात को नींद आने में दिक्कत नहीं होगी। ये भी बहुत इजी मैनेजेबल पॉइंट है। अब देखिए स्टिम्युलेंट है तो ब्रेन की जो एपेटाइट सेंटर है उसको भी सप्रेस कर देगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरा, बहुत एक्टिव फील करोगे। अब आप एक्टिव फील कर रहे हो, भूख नहीं लग रही है, तो बॉडी वेट क्या होगा, बॉडी वेट डिक्रीज होगा। एपेटाइट क्या होगी, एपेटाइट कम होगी। उसके बाद सोचो, तो अगर मान लीजिए कि ये पेशेंट दूसरी कोई मेडिकेशंस ले रहा है डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन की भी पैथोजेनेसिस यही है कि वो पेशेंट में भी बायोजेनिक अमाइन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर मान लीजिए कि पेशेंट कोई ऐसी दवाई ले रहा है जहाँ से सेरोटोनिन की रिलीज को बढ़ा रहा है, उसके साथ में डेक्सामेथामिन लेगा तो सेरोटोनिन प्लस डेक्सामेथामिन की कॉम्बिनेशन से सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी। तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो गई इसकी। ओके अब यहाँ से आपको मैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में समझाता हूँ और ये पॉइंट्स को हम थोड़ा सा क्लियर भी कर लेते हैं। ओके सबसे पहला पॉइंट, हमें अब तक कितना पढ़ाई की है उसको एक बार क्विक इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन बायोजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो हम बाहर से जो मेडिकेशन दे रहे हैं दैट मेडिकेशंस कैन इंक्रीज द नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन लेवल इन द ब्रेन. Due to that medication is considered as a stimulant medications. Because of stimulations, this medication need to be taken in the morning. सुबह को लेनी चाहिए, आफ्टरनून में नहीं। ओके क्योंकि आफ्टरनून में लेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब वापस से हम इस क्वेश्चंस को अलग तरीके से देखते हैं और ये क्वेश्चंस को हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें कितनी समझ आई। ओके डिटेल नहीं समझना है, हम खाली बेसिक चीज़ों को समझें। वाई स्टिमुलेंट्स कैन बी गिवन बिकॉज पैथोजेनेसिस क्या बोल रही है, कम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है, इसीलिए हम स्टिमुलेंट देंगे ताकि सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिकेशंस कैन इम्प्रूव द फोकस एंड अटेंशन। ओके व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइमिंग, मॉर्निंग या तो 3 बजे से पहले। ओके व्हाट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। व्हाट्स द एलिमिनेशन रूट, उसका एलिमिनेशन रूट कौन सा होना चाहिए, एलिमिनेशन रूट शुड बी
लीवर में बायो ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, इंटरेक्शन विथ अदर मेडिकेशन, यस इंटरेक्शन विथ अदर मेडिकेशन हो सकता है क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर्स है। देखिए एंजाइम इंड्यूसर्स है तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो डेक्सामेथासोन की मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो आपकी एडीएचडी की कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दैट्स अ ड्रग इंटरेक्शन। ओके, अगर इनहिबिटर रहा तो डेक्सामेथासोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो साइड इफेक्ट्स आएगी। ओके, तो दिस इज द ड्रग इंटरेक्शन। डेक्सामेथासोन लीड द कार्डियोवास्कुलर, स्वाभाविक सी एक बहुत जाहिर सी बात है कि अगर डेक्सामेथासोन लेता है दैट इज अ सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिकेशंस, तो सिम्पैथोमाइमेटिक तो पूरे कार्डियोवास्कुलर पूरे के ऊपर इफेक्ट करता है। कहाँ पे? बीटा 1 रिसेप्टर मीडिएटेड कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर मीडिएटेड वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगा। व्हाट्स द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ बॉडी वेट? क्योंकि एपेटाइट कम होगी और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बॉडी वेट कम होगा। सेंट्रल स्टिमुलेशन की वजह से सीजर आने की पॉसिबिलिटीज सिग्निफिकेंटली हाई है। डज डेक्सामेथासोन हैव ए पोटेंशियल? ड्रग अब्यूज का पोटेंशियल है, यस। जिसको आप पार्टी ड्रग बोलते हो, जिसको आप एक्टेसी मेडिकेशंस बोलते हो, आजकल यूथ में ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है डेक्सामेथासोन को यूज करने का। क्यों चल रहा है? उसके 3-4 रीजन समझो। सबसे पहला रीजन यह है कि जब आप किसी भी पार्टी में जाते हो तो पार्टी में आपको एक्टिव फील करना है। एक्टिव फील करने के लिए जब आप डेक्सामेथासोन लेंगे तो आप बहुत ही जागरूक हो जाओगे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आप बहुत ही एक्साइटेड फील करोगे। That is the main role of the stimulant medications. That's why this is the potentially abused medication. एम्फेटामिन इसीलिए बहुत अलग अलग लेवल पर बिकता है मार्केट में। ओके और इसी वजह से आपको मैं 3-4 और कॉन्सेप्ट समझाता हूं अभी। कैन डेक्सामेथासोन कॉज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिएक्शन, सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी? यस, पोटेंशियल सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो सोचिए, आपने एक खाली सिंपल सी फिजियोलॉजी देखी, उसकी पैथोजेनेसिस देखी, पैथोजेनेसिस के बेस पर से आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली को रिलेट कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिंक मोर रीड कम। ओके, अगर आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स में ये एक ही स्लाइड आप पढ़ते हो, एक ही स्लाइड, ADHD is neurological problem, this inattention, hyperactive and impulsivity. impulsive होते हैं, hyperactive होते हैं, attention कम होता है। pathogenesis is genetic and neurobiologicals में certain neurotransmitters कम रहते हैं। treatment, the stimulant medications like methylphenidate and amphetamine can be used and the behavioral therapy। बस इतना ही अगर आपने पढ़ाई किए हो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हो तो आप ये सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। अब वाई स्टिमुलेंट देते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको नेक्स्ट लेवल तक का थॉट प्रोसेस समझाता हूँ। नेक्स्ट लेवल तक का थॉट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि सर मुझे तो कहाँ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिखनी ही नहीं है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, तो मुझे ये क्लिनिकल साइंस की पढ़ाई काम आएगी क्या? तो आपको मैं समझा दूँ कि क्लिनिकल साइंस की जो पढ़ाई है दैट विल गिव यू द 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग। आप सुन के चौकन्ना रह जाओगे। अभी मैं जो बोलने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू लर्न फॉर 21st सेंचुरी। ओके, अब तक जितने भी मेडिकेशन, अब तक जितनी भी डिजीज कंडीशन को मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें एक न्यूट्रास्यूटिकल चल रहा था, न्यूट्रास्यूटिकल्स। दूसरा चल रहा था हम सिंथेटिक फार्माकोलॉजिकल्स, एक चल रहा था बायोलॉजिकल्स, एक चल रहा था बिहेवियरल थेरेपी और एक चल रहा था ये इसको जोड़ के फॉर एग्जांपल कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। इतने टाइप के ट्रीटमेंट ऑप्शंस चल रहे से खास करके ये सारे कोई ना कोई सब्सटेंस दे रहे या तो काउंसलिंग दे रहे। लेकिन
21st सेंचुरी में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसको बोलते हैं डिजिटल थेराप्यूटिक्स। डिजिटल थेराप्यूटिक्स, यस। दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप डिजिटल थेराप्यूटिक्स के ऊपर काम कर रही है। ओके, एक जर्मन कंपनी है जो ये कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रही है। बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज काम कर रही है। एक कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ, डोपा विजन करके। ओके, उसके ऊपर मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी बनाई है, कुछ इंस्टाग्राम रील्स भी बनाई है कि डिजिटल थेराप्यूटिक्स का रोल आने वाले भविष्य में क्या है। अगर हम ADHD के संदर्भ में बात करें, डिप्रेशन के संदर्भ में बात करें, या तो हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम के संदर्भ में बात करें, तो ये सारे प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिकल हैं। अल्जाइमर्स बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर हम डिजिटल थेराप्यूटिक्स, मतलब इस तरह की जो मोबाइल स्क्रीन की वजह से डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस तरह से उसको मॉडिफाइड करें कि वो थेराप्यूटिक लेवल तक उसकी स्टिमुलेशन को करें, ये अगर अचीव हो गया तो ये सारी डिजीज कंडीशन को हम डिजिटल थेराप्यूटिक्स की मदद से ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक प्योर स्ट्रोक के ऊपर काम कर रही है, अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है कोग्निवाइव। उसने एक हेडसेट्स बनाया है। ये हेडसेट्स में क्या है, वो इंफ्रारेड्स की मदद से आपके ब्रेन में एक अलग सी विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है। वो विजुअलाइजेशन की मदद से आपके ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, वहाँ पे सेल्स बिल्ड होते हैं, और वहाँ से आपकी कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो रही है। इन दिस कंपनी हैज़ बीन स्टार्टेड लाइक अबाउट 2-3 years ago एंड दे आर डूइंग सिग्निफिकेंटली ग्रेट जॉब इन द मार्केट, और वो $millions कंपनी बन गई है। तो ये डिजिटल थेराप्यूटिक्स इसीलिए बोल रहे हैं कि फार्मा विजन इज 360 डिग्री आपको टच कर रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं यूट्यूब चैनल पे एंड इंस्टाग्राम रील्स पे। ये सारी जो अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी कहाँ पे ग्रो हो रही है उसके ऊपर हमने एक ब्लॉग भी लिखी है, माई फार्मा विजन वेबसाइट्स पर है ये। ओके, तो एक वेबिनार भी किया है उसके ऊपर, स्टार्टअप फ्यूचर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर आप सोचोगे तो ADHD का फ्यूचर रिसर्च में आप यहाँ से भी ले सकते हो। उसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव ए गुड क्लिनिकल नॉलेज, फंडामेंटल क्लिनिकल नॉलेज, यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज इनटू योर प्रोस्पेक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट। ये रिसर्च प्रोजेक्ट से आप कमर्शियलाइज कर सकते हो, वहाँ से आप आपकी स्टार्टअप कंपनी या तो बिजनेस में भी जा सकते हो। तो अच्छा क्लिनिकल नॉलेज होना इज़ नॉट ओनली लिमिटेड to pass the licensing exam. You should have to get the fundamental knowledge in the real practical life to extend your success story. Okay, ये दूसरा वर्टिकल मैंने समझाया कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है। अब कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, उसको प्रैक्टिकल केस स्टडीज में जब तक कन्वर्ट नहीं करते हो तब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो एक प्रिंसिपल में और कुछ जोड़ देते हैं, वॉट एवर वी आर लर्निंग वी हैव टू मेक ए सिमुलेशन और केस स्टडीज। केस स्टडीज एक बार बन गई तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट लाइफ में कभी नहीं जाएगा। चलो इमेजिन करते हैं कि मिसिस एक्स आपकी फार्मेसी में आती है एंड शी इज कमिंग विथ मेडिकेशंस लाइक कार्बामजेपिन। अगर नए बच्चों में किसी ने नाम नहीं सुना है तो डोंट वरी, दिस मेडिकेशन इज यूज फॉर सीजर, एपिलेप्सी के लिए यूज होती है। ओके, और कार्बामजेपिन का ये रिपीट है, मतलब पहले एक बार वो 30 मेडिकेशंस ले चुके हैं। दिस इज द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन एंड नाउ ये आपकी रेगुलर कस्टमर है, ये इसके 7 साल के बच्चे के लिए ये मेडिकेशंस का प्रिस्क्रिप्शन लेके आई है। अभी ये मेडिकेशंस के साथ में आपके पास उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री है और वो मिथाइल फेनिडेट लेता है फॉर ADHD। और मिसिस एक्स आपसे पूछती है कि सर पहले तो जब हम उसको ये ADHD की दवाई देते थे तो ही वॉज फीलिंग वेल,
ही वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड सारे सिम्टम्स सब्सिडाइज हो गए थे, उसका अटेंशन भी अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा करने लगा था एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। पर अभी मुझे लास्ट 1 वीक से ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, कंट्रोल नहीं है, उसकी ADHD के सिम्टम्स अभी थोड़े से आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और लास्ट 1-2 महीने से उसको सीजर की भी प्रॉब्लम है, तो अभी डॉक्टर ने कार्बामाजेपिन स्टार्ट की है। तो मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन आस्किंग बाय द मिसिस एक्स टू द फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले ये समझो कि फार्मासिस्ट को ये क्वेश्चन लेजिटिमेटली पूछ सकते हैं, यस पूछ सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट इज कंसिडर्ड एज द मेडिकेशन एक्सपर्ट एंड ही शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द मेडिकेशंस। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन? अगर हम ये कॉन्सेप्ट की पढ़ाई के बाद अगर इस तरह से उसको केस स्टडीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट कैन चेंज द एंटायर परसेप्शन ऑफ अवर थॉट प्रोसेस। ओके, तो पेशेंट मिथाइलफेनिडेट तो काफ़ी टाइम से ले रहा है, तो उसकी वजह से उसको सीजर हुआ, वो भी लॉजिकल है। अब सीजर हुआ इसीलिए कार्बामाजेपिन दिया, दैट इज ऑल्सो लॉजिकली सेंस बना रहा है। अब कार्बामाजेपिन इज एंजाइम इंड्यूसर्स, ये एंजाइम इंड्यूसर्स है। अब ये एंजाइम इंड्यूसिंग की वजह से आपकी डेक्सामेटामिन या तो मिथाइलफेनिडेट की मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है। इसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। अब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब ADHD का कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आपको रीज़न पता चल गया। अब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? तो आपके पास ऑप्शंस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 3 है, थ्योरेटिकली 3 एग्जाम्पल आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कार्बामाजेपिन को चेंज करके दूसरी मेडिकेशन दे दो। दूसरा है कि आप मिथाइलफेनिडेट का डोज बढ़ा दो, या तो तीसरा ऑप्शन है कि मिथाइलफेनिडेट की जगह पे अदर मेडिकेशंस दे दो। ओके, तो प्रैक्टिकली कौन सा एप्लीकेबल है? प्रैक्टिकली आप कार्बामाजेपिन को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीजर का एक रूल है कि इफ द पेशेंट इज गेटिंग ए बेटर बेनिफिट्स विद द सीजर मेडिकेशन वी शुड नॉट हैव टू चेंज इट, because we have to stick with that medications. Second, other medications we do have only options of the management of ADHD is the stimulant medications. Either we can go with the methylphenidate or dexamphetamine. Non-stimulant medications like atomoxetine is significantly increase the risk of suicidal thoughts. That's why we should not have to use the atomoxetine at this point of time. So what